एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में आज गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सैकड़ों लघु उद्योगों पर लॉकडाउन का जख्म अभी तक बरकरार है। करीब करीब बंदी की कगार पर पहुंच चुके इन उद्योगों और इनमें काम करने वाले लोगों को प्रदेश के बजट से मरहम की दरकार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का यह दूसरा बजट है। बजट में चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए 3,319 करोड़ रुपए, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 228 करोड़ से भी ज्यादा रकम और जिला अस्पतालों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने चुनावी वर्ष में 5वें बजट में अन्नदाता और खेती किसानी का खास ख्याल रखा है। जैविक और क्लस्टर आधारित खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बजट में फोकस किया गया। कृषि फर्म एवं अनुसंधान के लिए बजट में 1,108 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को नई मंडल बनाने की घोषणा की। अब प्रदेश में 3 मंडल गढ़वाल, कुमाऊं और गैरसैंण होंगे। गैरसैंण मंडल में बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा शामिल होंगे। आज पेश हुए 57,400 करोड़ रुपए के बजट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57,400 करोड़ रुपए का आज बजट पेश किया है। सैकड़ों लघु उद्योगों पर लॉकडाउन का जख्म अभी तक बरकरार है। इस बीच इस बजट का पेश होना काफी उम्मीदों भरा है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय उत्तराखंड कांग्रेस से हरीश पनेरू जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और मेरा सीधा सा सवाल है सर, आज बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से और हमने देखा था कि लॉकडाउन में किस तरह की हालत हो गई थी, उत्तराखंड की क्या कुछ स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में आज जो बजट पेश किया गया है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या लॉकडाउन के बाद जो दंश उत्तराखंड झेल रहा था उस दंश से अब बाहर निकल पाएंगे? बजट का सवाल है। मैं बड़ी उम्मीद उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से लगाई थी। 57 विधायक जिताकर दिए थे 4 साल के शासन में। और जो आज त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो बजट पेश किया उसमें मुझे ना छोटे किसानों को, ना फल उद्योग को, ना कृषि मंडी को, ना रोजगार को और ना गरीब महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसा राहत भरा काम है। जो सबसे बड़ा हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म के बारे में हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते थे। जो लोग लॉकडाउन में बाहर रहते थे वो अपने गांव में वापस आ गए, उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई। लोग बेरोजगार हैं, लोग रोटी को तरस रहे हैं। तो मुझे कहीं बजट 57,400 करोड़ का जो बजट पेश किया उसमें कैसी ऐसी कोई बेरोजगारों के लिए विशेष बड़ा मुद्दा था हमारे पास कि जो लोग पलायन करके यहाँ से चले गए थे वो पहाड़ पर वापस आ गए, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको कैसे रोजगार दे सकते हैं। पहाड़ों में मैं आपके संज्ञान आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहाड़ों में आज भी एक दंश वहाँ के युवा झेल रहे हैं। जो चाय का खोखा अगर कहीं पर रोड के किनारे लगा रहे हैं तो उसमें पटवारी एसडीएम जो है उनका चालान कर देते हैं। हम कहते हैं हम पलायन रोकेंगे, तो इस बारे में फोकस नहीं किया सरकार ने, इसको गहनता से विचार नहीं किया। तो मुझे तो कहीं लगता नहीं, ये निराशाजनक है। और विशेष तौर से जो युवा और किसान और मजदूर, उसके बारे में कहीं इस पर चर्चा नहीं है। क्योंकि टूरिज्म, मैंने जैसा कहा कि टूरिज्म हमारे पर बहुत बड़ा वो हो सकता था, हमारे अर्थव्यवस्था का साधन हो सकता था। मंदिरों के जो हमारे 4 धाम यात्रा है उसके बारे में हम बहुत सारी आय प्राप्त कर सकते थे। छोटे छोटे हमारे टूरिज्म देवी देवताओं के स्थान है उसके बारे में हम कुछ योजना लाते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मोटा मोटा सरकार कहेगी कि हमने बहुत अच्छा पेश किया, हमने हर वर्ग को संतुष्ट किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पंडित नरेंद्र तिवारी ने जहाँ छोड़ा था कि क्या कारण है कि हम उससे आगे हम कोई तरक्की नहीं कर पाए। उद्योग 400 उद्योग रुद्रपुर, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो सितारगंज का सिटकुल का हो, चाहे सेलाकुई का हो, उद्योग की हालत ऐसा है कि उद्योग आज आधे से ज्यादा पलायन के कगार पे हैं। और जिन पर लोग मजदूरी काम कर रहे हैं तो उन पर वो भी बाहरी क्षेत्रों हरीश जी, अभी आपने पलायन की बात की है, मैं एक और बात यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी। पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान एक बार फिर से किया गया है। आपको लग रहा है कि जो अब ये प्रावधान किया गया है उसका कोई असर होगा? नहीं, उसका असर ऐसे ना, देखिए कागजों पर मैंने ये कहा
मैं बड़े शालीनता से जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपसे जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जीरो जी। टॉलरेंस करेंगे। 4 साल हो गए, लोकायुक्त तो उत्तराखंड में नहीं नियुक्त हुआ। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे कि 350 का गैस का सिलेंडर 800 रुपए का हो गया। पेट्रोल 35 रुपए में जो मिलता था वो 100 रुपए हो गया। डीजल जो 30 रुपए में मिलता था वो 80 रुपए से ज्यादा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आर्थिक आदमी, जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, आदमी की सब्जी जो भी इधर उधर सामान दुलान का होता है उससे कीमत बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसी वर्ग को फायदा होने वाला नहीं। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर उत्तराखंड के बेरोजगारों के बारे में सोचे तो मैं तो सबसे बड़ा कहता हूं कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी, इसके बारे में हम कब करेंगे। मैंने सवाल मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं राजनीतिक भावना से, नरेंद्र तिवारी जी ने जो काम किया वो उसको ही हम अगर संवार लेते, उसको ही हम संवार लें, उसी को हम ठीक कर लें, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे उद्योग हैं, चाहे टूरिज्म है, उसी पे हम अगर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से ये राज्य आगे बढ़ सकता था। और उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं। आने वाला मुझे तो ये दस सकता है कि मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ, मैंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि हम तनख्वाह के लिए कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह ना दें, अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर जाए। ये बजट में कैसे हो, हम इनकम कैसे राज्य की बढ़ाएं, आय को कैसे बढ़ाएं, रोजगार कैसे दें, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये कोई इसमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, ये तो एक कॉमन चीज है कि बजट सरकार हर साल पेश करती है और आदमी, आम जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। और इस बजट में भी मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से, आपको पता नहीं ज्ञान है नहीं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया। उत्तराखंड में 8000 लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर, पहाड़ों पर चाय की दुकान चलाते हैं। मैं डाटा सहित है, उनका चालान कर दिया गया, उनको ICM के माध्यम से नोटिस भेजे गए कि आप जो है ये दुकान यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आपकी दुकान उन्होंने सील कर दी, कई घर सील कर दिए। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नजूल फ्री होल्ड करेंगे तराई में, और पहाड़ में हम कह रहे हैं कि जो वहाँ पे चाय की दुकान टूरिज्म बढ़ाएंगे, जो अपना व्यवसाय करना चाह रहा है उसको हम नोटिस देके बेदखल कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे नौजवान रुकेगा, पलायन कैसे रुकेगा? मैं ये सवाल तो आपके माध्यम से। ये जो बड़ा मुद्दा आप अभी हरीश जी यहाँ पर उठा रहे हैं, क्या ये मुद्दा विधानसभा में भी रखा गया है? क्या आपने इस मुद्दे को, जो विधायक हैं उनसे बातचीत की है? क्या उनके जरिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई विधानसभा में? नहीं, हमने सारे जनप्रतिनिधि दिए। मैं बताऊं कि ओखलघाटा एक गांव है हमारा, नैनीताल जिले का ओखलघाटा ब्लॉक, तहसील धारी में कम से कम हजारों परिवारों के ऐसे चालान कर देंगे। मैं प्रमाणिकता के साथ चालान दिखा सकता हूं, और किसी को शंका हो तो पता कर लें डीएम नैनीताल से। तो ऐसे हम पलायन कैसे रोक पाएंगे? और उसमें सारे वहीं के जो बेचारे लॉकडाउन में पैदल हो गए, बॉम्बे से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, वो बेचारे आए थे, और उनको बेरोजगार करने के लिए इस तरह से सरकार ने कोई योजना नहीं लाई। मैंने तो इसको, माननीय मुख्यमंत्री जब हरीश रावत जी थे तब मैंने उनसे कहा था कि इस मुद्दे को आप सोचिए, ये पहाड़ों का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक हमारा मित्र है, उसने खंचों में रेस्टोरेंट खोला, वो रेस्टोरेंट सील कर दिया गया कि भाई आप ये रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। तो हम आखिर हम पलायन कैसे रोकेंगे? आखिर हम उत्तराखंड से नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मैंने कहा इसको हम राजनीतिक भावना से अलग हटकर उत्तराखंड के अगर कोई हितैषी है तो उसके बारे में पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सोच को आगे लाना पड़ेगा, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सार्थक होगा। अन्यथा बजट तो बहुत सारे पेश होते हैं, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर ईमानदारी से, भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर लोकायुक्त क्यों नहीं अब तक आ पाया, लोकायुक्त क्यों उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो भ्रष्टाचार हम कहाँ रोक पा रहे हैं? भ्रष्टाचार हो सकता है कहीं किसी जिले में डीएम आपने कहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं कि अच्छे नियुक्त किए होंगे, SSP अच्छे नियुक्त किए होंगे, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो इन मुद्दों पर बजट में चर्चा होनी। अब गैरसैंण आपने कमिश्नरी बना दी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। आप मोदी जी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने कहा था जय केदार बाबा की, जय बद्री बाबा की, और हम उत्तराखंड के लिए ऐसा करेंगे और करेंगे। मुझे कहीं जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। आज महिलाएं इतनी परेशान हैं कि उत्तराखंड के, मैं आम जनमानस को, अगर आप तस्वीरें देखना चाहेंगी तो मैं आपके चैनल पर वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं कि उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय हो पा रहा है। न्याय किसी भी दिशा में नहीं हो पा रहा है। मैं निष्पक्ष रूप से एक आंदोलनकारी की हैसियत से भी कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कुछ करना चाहती है उत्तराखंड राज्य में, पंडित नरेंद्र तिवारी जी के विजन को पकड़ लें,
और उत्तराखंड स्वतः ही पटरी पे आ जाएगा, उत्तराखंड का विकास हो जाएगा। लेकिन ठीक है। इस और किसी की सोच है नहीं। लोगों की सोच इस हो रहा है भाई भतीजा बांट कर हम भारत माता की जय कहलवाकर जातिवाद में बांटकर हम वोट प्राप्त कर लेंगे। तो इससे मुझे ऐसा लगता है जनता बहुत दिन तक आप पर विश्वास नहीं कर सकती। वो क्या कहते हैं, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक ही बार चढ़ती है। 2 बार चढ़ा लिया आपने, अब तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। उत्तराखंड में निश्चित रूप से बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन होगा। हरीश जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस समय मौजूद हैं, विनय गोयल जी, जो कि उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं और आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए सर। विनय गोयल जी, तमाम बातें आपने सुनी होंगी हरीश पनेरू जी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। क्या मतलब इसका समझा जाए? और आज खासकर बजट पेश हुआ है कि कांग्रेस के लोगों की हताशा बोल रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई है, उन्होंने जिस प्रकार से काम करके दिखाए हैं और उसका चारों तरफ जो यशगान हो रहा है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आज तक हम उत्तराखंड में पहाड़ के लोग ये सपना देखते रहे कि पहाड़ पर रेल चढ़ जाए, पहाड़ पर रेल चढ़ जाए, तो और आज ऋषिकेश कंकलियार रेल लाइन सपना साकार करने जा रही है, तो इन्हें दिखाई देता है कि कुछ काम नहीं हो रहा। अगर चार धाम की सड़कें विश्व स्तरीय बन रही हैं, जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब बननी प्रारंभ हुई थी तो इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया था। तो अगर ये काम हो रहा है तो उन्हें लगता है कि ये बहुत छोटी बातें हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जिस प्रकार से सड़कों निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए और रख रखाव के लिए हजारों करोड़ रुपया इस बार दिया है, और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो हजारों करोड़ रुपया दिया है, और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए पहले से उन्होंने व्यवस्था कर दी है। और जो पहाड़ में जो माता बहनें सिर पर अपने घास लेकर जाती थी, जो बहुत समस्या थी और उनके बहुत सारे उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती थी पहाड़ से गिरने के कारण से, पेड़ से गिरने के कारण से, उन सबका समाधान अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है, जो कुछ पहले की सरकारों ने नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कि ये सब काम इन्हें बहुत छोटे काम लगते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया गैस टैंक को, और उसको भी ये बहुत हल्के में लेते हैं। अब गैस टैंक को नई कमिश्नरी बना दिया गया है, तो ये सारे काम तो बहुत मामूली काम दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में ये एक प्रबल इच्छा शक्ति के काम है, और जो कि उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए और उत्तराखंड को अपने देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो काम हो रहे हैं उनका एक कदम है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाई है, हम भूले नहीं है कांग्रेस की सरकार को, जिसमें कि चतुर्थल मुख्यमंत्री का कार्यालय दलालों का और भ्रष्टाचारियों का अड्डा हुआ करता था। आज भ्रष्टाचारियों को प्रवेश नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और बहुत दिनों तक तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने ये हवा उड़ा के रखी कि साहब ये बीजेपी की सरकार है, ये 1 महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी, या सरकार चल नहीं पाएगी, या मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। ये सारे जब सपने इनके धराशायी हो गए और अब ये आगे भी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि इन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। हमारा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हमारा देहरादून शहर स्मार्ट सिटी के में आया है, और जो तेजी से बन रहे हैं स्मार्ट सिटी, जिसमें तेजी से काम हो रहा है, उसमें देहरादून का नाम पूरे देश भर में आया है। तो ये मुझे लगता है कि जो कार्य पद्धति बदली है, जो अटके लटके और भटके हुए काम थे, वो सब इन्होंने लाइन पे लाने का काम किया है। और अब एक कार्य संस्कृति प्रारंभ हुई है कि समयबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ काम हो। वो पूरा देश भी देख रहा है, हमारा प्रदेश भी देख रहा है, और इसीलिए दोबारा एक बार डबल इंजन की सरकार को हमारे प्रदेशवासी मौका देने का मन बना चुके। बिल्कुल विनय गोयल जी, लेकिन हरीश पनेरू जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो वाकई में सोचनीय और विचारनीय योग्य हैं। मैं आपके पास तुरंत लौटूंगी। हरीश जी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बुलेटिन में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा है उत्तराखंड में बजट जो है आज पेश कर दिया गया है। इसके अलावा विपक्षी विधायकों की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए और ये जानकारी भी मिल रही है कि आज वॉकआउट तक किया गया है कांग्रेसी विधायकों के द्वारा। कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा की मांग की जानी थी। शाम 4 बजे के बाद आज सीएम के द्वारा बजट पेश किया गया है और इसी बजट पर प्रतिक्रिया और चर्चा के साथ दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विनय गोयल जी और कांग्रेस से हरीश जी, दोनों ही मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। रुक कर लेते हैं हरीश जी, मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि विनय गोयल जी को आप वो मुद्दा जरूर बताएं जो अभी आप उठा रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से पहाड़ पर चाय लगाने वालों के चालान काटे गए। मैं आपके माध्यम से विनय गोयल जी से ये वो वाली बात होगी, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा। विनय गोयल जी ने तो मोटा मोटा सारी अपनी जो जुमले होते हैं वो गिना दिए। बिल्कुल, मैं ऑथेंटिक, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि राजनीतिक दल है हमने, मैं जो सही बात है वो उससे अवगत करा रहा हूँ सरकार को। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये धारी परगने धारी तहसील के अंतर्गत नैनीताल जिले में कम से कम 800 लोगों के जो लॉकडाउन में पलायन करके जिन्होंने रोड के किनारे चाय की दुकान लगाई, किसी ने मैगी बेचा, किसी ने कोल्ड ड्रिंक बेचा, किसी ने भुट्टा लगाया, किसी ने जो वहाँ के लोकल उत्पाद होते हैं उनकी दुकानें लगाई, उनकी दुकानें एसडीएम धारी ने उनको सील कर दिया। क्या इससे बजट में इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? मैं ये पहला प्रश्न होता है। और ये पूरे उत्तराखंड के गांव में इस तरह से जो शिबिल और बिना भूमि कहते हैं, मैं उनको जस्टिफाई भी कर दूं कि कौन सी भूमि, शिबिल और बिना भूमि पर जो बसे हुए लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसको हमने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नैनीताल जिले के जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग गए जिनके चालान हुए थे वो मेरे पास भी आए थे। मैंने उनको रास्ता बताया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलो, इस मैटर पर वो कुछ कर सकते हैं, लॉकडाउन में आए। अब जो बॉम्बे से आके चाय की दुकान उसने अपने घर से कब्जे लेके दुकाया, उसको प्रशासन ने फेंक दिया, उनको सील कर दिया, घरों से बेघर कर दिया। सरकार कह रही है वैसा हो गया। वो कह रहे थे हमने गढ़वाल कमिश्नरी बना दी, खंडूरी जी और निशंक जी की सरकार थी, उन्होंने रानीखेत को जिला घोषित कर दिया। क्या आज वो रानीखेत जिला बन गया? मैं सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आ गए, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए क्या पेट्रोल तब कितना था और आज कितना है? इसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? तो देश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को सिर्फ कहने से नहीं होगा। लोकायुक्त में मैं ये कह रहा हूँ, NH 74 घोटाला, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, NH 74 घोटाला जो हमारा ये उधम सिंह नगर वाला NH 74 घोटाला हुआ, जिसमें कई हजार 2 PCS अधिकारी 3 जेल गए। बाकी जो बड़ी मछलियां हैं वो आज भी भाजपा की शरण में है और वो भ्रष्टाचार कर रही हैं जम के। तो इसके बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? उनको क्यों नहीं जेल भेजती है? इसकी जांच क्यों नहीं करती? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे भाई कांग्रेस के लोगों ने उनको जेल भेजी है ना, जिसने किया उसकी जांच करिए ना। आपने कहा था सीबीआई करेंगे, उसकी सीबीआई कहाँ हुई? क्यों नहीं हुई इसकी सीबीआई जांच? तो ये उत्तराखंड के साथ छल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखे की राजनीति करती है, ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। जमीनी स्तर पर मैंने कहा एक काम गिना देंगे, ये कहीं कोई नया उद्योग लगा, उधम सिंह नगर लगा हो, सेलाकुई लगा हो, आपके हरिद्वार में लगा हो, कहीं कोई बताए ना युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? मैंने तो कहा मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मुझे आज पीड़ा लगती है, मुझे आज दर्द होता है कि जिस राज्य की हमने कल्पना के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी थी, जब हम सड़कों पर निकले थे, जब हम जेल गए थे, तब हमने सोचा था कि राज्य बनेगा, यहाँ साफ सुथरा वातावरण होगा, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त होगा, यहाँ हर एक आदमी की सुनाई होगी, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं होगा। आज ये सारी चीजें उत्तराखंड के अंदर जो हम देश के परिदृश्य में, नरेंद्र तिवारी जी ने, मैं फिर उस बात पर आता हूँ, जो देश के परिदृश्य में उत्तराखंड जो 3 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी वो 3 करोड़ और 6 करोड़ में बिकी। ये किसकी देन थी? नरेंद्र तिवारी की थी। एक चाय वाले जिसकी 1000 रुपए आमदनी होती थी उसकी 5000 की बिक्री होगी, नरेंद्र तिवारी की देन थी। उन्होंने छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग को बढ़ाने का प्रयास किया। मैं ये सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि उसको चाहे हमारी भी सरकार रही तो हम उसको उस तरीके से उतना नहीं बढ़ा पाए, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी के विनय गोयल जी से मेरा है कि थोड़ा सा भी अपना तमीज जिंदा रखिए। बात की पार्टी को ठीक है, आप वाहवाही करिए, पार्टी की आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के हितैषी के साथ जो मुद्दे मैंने गिनाए, क्या इनका सवाल जवाब दे सकते हो? पानी के लिए लोग आज हजारों किलोमीटर दूर जा रही है, पहाड़ की महिलाएं पानी की योजना गाँव के लिए। मैं एक गरगड़ी बता रहा हूँ, गरगड़ी एक गाँव है ओखलकांडा ब्लॉक में, वहाँ हमने सड़क पर बैठकर महिलाओं ने बाल्टी और फुआन जो पहाड़ में जो तांबे के बर्तन होते हैं उनके साथ प्रदर्शन किया पानी की टंकी के पास।
और वो योजना 4 साल से वो चिल्ला रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, पंपिंग योजना बननी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब कह रहे हैं घास काटने वाली महिलाओं के, जब पानी नहीं मिलेगा तो घास काटने तक जिंदी रहेगी तब तक वो योजना लाओगे भैया। तो भैया उनके लिए कुछ करो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, कुछ सड़कों का रोड मैप दो, कुछ नौजवानों को रोजगार मिले, उसके बारे में बात करो। तो मैं एक आंदोलनकारी की हैसियत से कहता हूँ कि मैं सराहना करूंगा, लेकिन खाली उत्तराखंड की जनता को ये नारे देकर खाली भाषणों से पेट नहीं भरता है। जनता काम मांगती है। भगवान ने कहा भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो ये सब चीजें खाली झूठी बातों से, अपने कसीदे गढ़ने से आपने एक बार लोगों को गुमराह कर लिया, 2 बार कर लिया। मैंने कहा काट की आंखें बार बार नहीं चढ़ती, अब नहीं चढ़ेगी। निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्या होगा, इन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई। अरे भाई आपको भ्रष्टाचार पर रोक, जेल भेजना चाहिए था। आप इसको इतना प्रचंड बहुमत दिया, आप तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दी, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो नेता है, किसी पार्टी है। कुछ करिए ना, तब तो हम मानेंगे। आपने कुछ नहीं किया। वो छोटे से जो बेचारे वो 2-3 मजबूर अधिकारी थे, उनको आपने जेल भेज के बड़े लोगों को बचा लिया। तो ये सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका सिर्फ लोगों को गुमराह कर, मैनिपुलेट कर अपना वोट प्राप्त करना है। जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सोचती। और उत्तराखंड के हित में तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि 2 बार इनको नेतृत्व मिलने के बाद उत्तराखंड में कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे उत्तराखंड की जनता को एक ऐसे हमने काम, जैसे मैंने कहा ना नरेंद्र तिवारी को, अब आप बता देना 400 उद्योग क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाए कहीं? पूछ लेते हैं विनय गोयल जी से ही, उनसे सीधे जवाब ले लेते हैं विनय गोयल जी से ही। सर 2-3 बातें रखी हैं हरीश जी ने, उम्मीद है कि आपने वो बातें सुनी भी होंगी और मैं अब आपसे जवाब भी चाहूंगी उनका। जी जी जी, देखिए हरीश जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ काम करने के बाद हरीश जी जैसे दोस्तों के ताने सुनने की बहुत पुरानी हमारी अभ्यस्त है हम लोग। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जेल मैं भी गया हूँ उत्तराखंड आंदोलन में, लाठी मैंने भी खाई है। और साथ ही साथ मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था और एक एक कदम करके भारतीय जनता पार्टी ने पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास कराया अध्यादेश, तब उस समय हम पे सवाल उठाए गए। उसके बाद जो लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा में पास कराया और सब कुछ काम होते गए। हर कदम पर हमारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए और ये कहा गया ये कह रहे हैं करेंगे नहीं करेंगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उत्तराखंड राज्य निर्माण करने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम कोई कांग्रेस का नेता नरेंद्र तिवारी जी की तारीफ तो कर रहा है। अब तो कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र तिवारी जी की भी तारीफ करना बंद कर दिया। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप तारीफ कर रहे हो तो एक बार अटल जी का भी तो नाम ले देते। तो उत्तराखंड राज्य में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल जी ने बिना इस बात का भेदभाव किए कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। और जो सारा श्रेय ये श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी जी के नाम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ये सब उस समय इसलिए हो पाया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। उसके कारण से उस समय इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई और उसका सारा श्रेय अगर ले जाना चाहते हैं तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो जो हमने उत्तराखंड के लिए काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी ये पानी की बात कर रहे थे, पानी के लिए ही तो हमारी, मैंने बताया आपको कि हमारी सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार 1000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसमें हर घर में नल और नल में जल देने की व्यवस्था करने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी है। और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में जो पानी का कनेक्शन देने का कार्यक्रम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने बनाया है, उसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ जामरानी बांध के लिए व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार से सौंग बांध यहाँ बनाने जा रहे हैं और कूड़ेदान झील देहरादून में बनाई गई है, सब जगह काम हो रहे हैं। और अभी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ कि आज अगर आप केदारनाथ भी जाएं तो वहाँ आपको एक अकल्पनीय नजारा देखने को मिलता है, अभिभूत हो जाता है व्यक्ति वहां जाकर। लेकिन इन्हें लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं केदारनाथ आऊंगा और मैं यहाँ विकास करूंगा और उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन मानेगा इनकी बात को? आज अगर बद्रीनाथ जी का जो प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में भी इन्हें शंका है। तो ये कांग्रेस पार्टी
ऊपर से लेके नीचे तक एक तो भ्रम जाल में फंसी हुई है और इन्हें सच दिखाई नहीं देता, विकास होता दिखाई नहीं देता। ठीक और है विकास विनय जी, देखिए वो भी विपक्ष में बैठे हैं और अल्टीमेटली सबकी इच्छा तो यही है कि उत्तराखंड का विकास हो, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज जो बजट पेश हुआ है धरातल पर वाकई में असर नजर आए और आखिरी इंसान तक, आखिरी उत्तराखंड वासी तक इसका फायदा पहुंचे। समय की कमी है इसलिए मैंने आपको टोका सर। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।